एक्टिव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि आज है, जिस पर पूरा देश आज बापू को नमन कर रहा है। राष्ट्रपिता को नमन आज किया जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको नमन किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है और इसी कड़ी में राजघाट पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेष कार्यक्रम में पहुंचे दिग्गजों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की है बापू को राजघाट पहुंचकर। दूसरी तस्वीर जिस तरीके से बापू की 76वीं पुण्यतिथि है, तमाम जो दिग्गज है वो पहुंचे हैं। और तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर बापू को नमन किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने 56 राज्यसभा सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होना है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से राज्यों में कितनी सीटें जो है जिन पर चुनाव होना है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। तारीखों का ऐलान किया गया है इलेक्शन कमीशन ने। और बता दें कि कर्नाटक और गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर यह चुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन की ओर से यह ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा की 3-3 सीटों पर मतदान होगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से ऐलान किया है उसके जरिए 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर यह चुनाव होना है। बता दें कि 56 सीटों में से सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। अगर आगे अगली सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र और बिहार की 6-6 सीटें हैं जिस पर राज्यसभा के लिए मतदान होना है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की 5-5 सीटों पर यह चुनाव होना है। ये जो राज्यसभा सीटें हैं अप्रैल में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके बाद कर्नाटक और गुजरात जहां पर 4-4 राज्यसभा सीटें हैं जिन पर मतदान होगा। तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा की 3-3 सीटों पर मतदान होना है। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 15 फरवरी निर्धारित की गई है। लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की जांच पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री फरार हैं, लापता हैं और इसलिए लापता है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया है। जब जांच एजेंसियां जांच करने के लिए उनको बुला रही है तो वे भागते जा रहे हैं। कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है और इसलिए लापता है, फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया था। अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी। और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है और
इसलिए लापता है, फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया था। अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी, और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है, तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है, और इसलिए लापता है, फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया था। अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी, और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है, तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का। यमुना प्राधिकरण की 69वीं बैठक खत्म हो गई है। बैठक में एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। प्राधिकरण से किसानों को लाभ मिलेगा, ये बात इस दौरान कही गई। बता दें कि यमुना प्राधिकरण की 69वीं बैठक हुई, जिसमें चेयरमैन अनिल सागर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन एनजी रवि, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल के अलावा हाथरस, अलीगढ़, मथुरा के एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने हिस्सा लिया। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वित्तीय साल में 285 करोड़ 61 लाख रुपए अधिक रहा है। पिछले वित्तीय साल में प्राधिकरण को कुल 1784 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि साल 2023-24 में कुल 5107 करोड़ 75 लाख रुपए का राजस्व प्राधिकरण ने हासिल किया है। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया है कि जिन किसानों ने साल 2014 के बाद जमीन खरीदी है, चाहे वो बाहर के लोग ही क्यों ना हो, उन सभी को 7% का प्लॉट दिया जाएगा। लेकिन प्राधिकरण के स्थापना से पहले से जिनका नाम था उनको लाभ भी दिया जाता था, लेकिन अब 24 अप्रैल 2001 से पहले भी जिनका नाम खतौनी में है, उन्हें अब 7% प्लाट का लाभ दिया जाएगा। सीईओ ने बताया कि पहले मूल किसान लाभ से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब उन्हें भी प्राधिकरण लाभ देने जा रहा है। पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कंचन कुमार मौजूद हैं। कंचन, जिस तरीके से यमुना प्राधिकरण की बैठक हुई है, इस बैठक में कई फैसले हुए और कई बातें ऐसी हैं जिन पर मुहर लगी है। क्या कुछ वो बातें थी और क्या कुछ फैसले लिए गए, विस्तार से बताएं। देखिए, यमुना प्राधिकरण की ये 79वीं बैठक थी और मैं आपको ये जो है सोमवार को यानी पिछले दिन ये इसके सभागार में हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि यमुना प्राधिकरण ने रजिस्ट्री करने और निर्माण कार्यों पूरे करने के लिए 6 महीने का और समय दिया है। इस दौरान किसी तरह का कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। इसके लिए करीब 42,000 आवंटियों को फायदा मिलेगा। प्राधिकरण ने फ्लैट खरीदने वाले आवंटियों को भी राहत दी है। उन्होंने जो सरेंडर करने और फ्लो बदलने की अनुमति तो लोगों को दे दी गई है। कई फैसले इसमें और भी लिए गए हैं। जिस तरीके से अगर बात करें तो तमाम जो अलग अलग जिलों के एसडीएम यहाँ पर मौजूद रहे, मजिस्ट्रेट मौजूद रहे, किस तरीके के निर्देश उनको दिए गए, क्योंकि आगरा में ये बात कही जा रही है कि आगरा को डेवलप करने के लिए और कई काम किए जाएंगे। देखिए आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जो 10,500 अर्बन सेंटर विकसित करेगा, इसके लिए इंट्रीगेट टाउनशिप में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किए जाएंगे, ताकि इसमें टाउनशिप की रूपरेखा तय करने के लिए विशेषज्ञ कंपनी तय होगी। साथ ही मैं आपको कंपनी अगले 2 महीने में वह प्रारंभिक रिपोर्ट देंगी यमुना प्राधिकरण की बैठक में जो आपको बता दूं हुई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये आज हमारी 79th बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें हमारे चेयरमैन अनिल सागर साहब, सीईओ ग्रेटर नोएडा एनजी रवि, एसीओ सतीश पाल नोएडा से तथा डीएम साहब की प्रतिनिधि के रूप में नितिन मदान एडीएमई थे। इसके अलावा विभिन्न जिलों के सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम भी मौजूद थे, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा के। आज मुख्य रूप से हम लोगों ने मास्टर प्लान 2041 अप्रूव किया। मास्टर प्लान 2041 में जो 55 गांव सम्मिलित हुए थे उनको भी शामिल किया गया। इसके अलावा करीब 1000 हेक्टेयर और जमीन एविएशन हब में बढ़ाई गई, 1000 प्लस जमीन बढ़ाई गई। राया हेरिटेज
सिटी का डीपीआर अप्रूव किया गया। वहां पर कुछ एरिया जो नोटिफाइड नहीं था उसको सम्मिलित करते हुए रिवाइज्ड मास्टर प्लान फेज 2 भी भेजा गया। आगरा में नया इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए 10,500 हेक्टेयर में मार्स कंसल्टेंट से डीपीआर बनवाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। ये आज हमारी 79th बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें हमारे चेयरमैन अनिल सागर साहब, सीओ ग्रेटर नोएडा एनजी रवि, एसीओ। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब से राहुल गांधी की तथाकथित न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से सभी दल एक एक करके अलग हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया गठबंधन में कितना भ्रम और विरोधाभास है। एक और जख्म इंडी गठबंधन को देखिए, जब से राहुल गांधी की तथाकथित न्याय यात्रा शुरू हुई है, बिछड़े सब बारी बारी ऐसी राहुल गांधी की यारी। हमने देखा कि मायावती जी ने मना कर दिया कि मैं इंडी गठबंधन में नहीं जाऊंगी। ममता बनर्जी ने कहा मैं अलग चुनाव लड़ूंगी। आम आदमी पार्टी ने कहा पंजाब में हम अलग चुनाव लड़ेंगे। बिहार में तो नीतीश कुमार जी और जेडीयू अलग ही हो गई। और अब अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है, सबसे बड़े नेता है, लोकसभा में सबसे बड़े नेता है, वो दरअसल ट्रोजन हॉर्स है। अब पता नहीं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी टीएमसी के दबाव में बंगाल के इतने बड़े नेता को हटा भी दे, हो सकता है। परंतु सवाल यह पैदा होता है कि कितना अविश्वास है, कितना कंफ्यूजन है और कितना कॉन्ट्रडिक्शन है इस इंडी गठबंधन में कि 5-6 मीटिंग होने के बाद भी लोगों तय नहीं, लोगों के लिए क्या करना तय नहीं, नीति तय नहीं, नेता तय नहीं, कुछ तय नहीं है। केवल और केवल ये अपने कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन, कमीशन। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा की थाना सेक्टर 39 पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शूटर को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया। एडीसीपी मनीष मिश्र ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उससे वो घायल हो गया, जिसको उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। आरोपी कपिल मान गैंग का मुख्य शूटर है। आरोपी ने कपिल के साथ मिलकर दिल्ली में बिल्डर की हत्या को अंजाम दिया था। चलिए तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कंचन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन, जिस तरीके से एक गैंग का ये मुख्य शूटर है जिसने ये वारदात को अंजाम दिया, इसमें घायल वो हो गया है और मुठभेड़ के दौरान शूटर जो गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के 104 में एक युवक जिम से निकलता है और उसकी मिनिमम हत्या कर दी जाती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो शूटर है ये कपिल गैंग का शूटर है और ये प्रवेश मान से कपिल गैंग की जो दुश्मनी चल रही थी, गैंगवार चल रहा था। और मैं आपको बताऊं, इसमें करीब एक जो शूटर है, जो पकड़ा गया है शूटर, ये लॉरेंस विष्णु गैंग के 60 शूटर हत्या के लिए इसमें उपलब्ध कराए गए थे। साथ में तो इसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। जी कंचन, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बार बार ये तस्वीरें सामने आती है जब पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ होती है, लेकिन बात सबसे अहम ये है कि जिस तरीके से बदमाश और ये अलग अलग शूटर गैंग जो है ये अपना वर्चस्व लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, इनको कम करने के लिए क्या कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है? देखिए, यूपी में जो हम अगर उसकी क्राइम की बात करें तो कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति यूपी पुलिस अपना रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो मुठभेड़ के दौरान जो गिरफ्तार किया है नवीन, ये नवीन कपिल गैंग का जो शूटर था, इसने अभी नोएडा में कुछ दिन पहले जो सूरज मान हत्याकांड था उसमें भी कहीं ना कहीं शामिल था। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया है, पहले भी पुलिस ने 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर चुके, जेल भेज चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रवेश मान और कपिल मान की जो आपस में जो गैंगवार है वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कपिल मान के लिए काम करता है। और इसने जो कपिल मान की यहाँ पर जो हत्या हुई थी नोएडा में, तो इसने ही शूटर वो लोग हायर कराए थे। कंचन, अगर बात की जाए जिस तरीके से शुरुआती पूछताछ पुलिस ने की है इस शूटर से, तो क्या मुख्य सरगना के बारे में कोई जानकारी मिल पाई जो एक गैंग से है? देखिए, जो मुख्य सरगना है वो कपिल है, कपिल मान के गैंग में ही काम करता है, ऐसे शूटर के तौर पर उसमें काम करता है। और मैं आपको बता दूं, आपको शायद पता भी होगा कि अभी नोएडा में कुछ दिन पहले सूरज मान की हत्या कर दी गई थी, जो कि जिम से निकल कर आ रहा था।
तो इसमें अगर हम इसकी शुरुआत से मैंने अगर जाने तो हम थोड़ा अपने दर्शकों से कहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको बता दूं, कपिल मान और पीयूष मान दोनों की गैंगवार आपस में चल रहा है। इसमें जो गैंगवार चल रहा है 100 गज जमीन को लेकर चल रहा है। 100 गज में अब तक जो सूरज मानी की हत्या हुई है, 5वीं हत्या थी। तो इसमें जो नवीन था, इसका जो नवीन का जो काम है, इसका काम है शूटर हायर कराना। तो जो हत्या हुई थी नोएडा में, तो नवीन ने शूटर हायर कराए थे हत्या के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका भी पूरा उसमें अहम रोल माना जा रहा है और उस पर 25,000 का इनाम नोएडा पुलिस ने रखा था। ठीक है कंचन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज सुबह लगभग 7 बजे सेक्टर 39 की पुलिस सेक्टर 43 के आसपास चेकिंग कर रही थी। उस दौरान मोटरसाइकिल पे एक संदिग्ध लड़का आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें वो बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान नवीन शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा के रूप में हुई है, जो विजयनगर दिल्ली का रहने वाला है। ये 25,000 रुपये इस पर इनाम घोषित था। ये सूरजमान हत्याकांड जो कि यहाँ सेक्टर 104 में हुआ था, उसमें ये वांछित चल रहा था। कपिल गैंग। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।